हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में। आज हम यहाँ पर गुड गवर्नेंस, अच्छा अभिशासन या सुशासन को जो जिसकी बात की जाती है, इसके बारे में समझेंगे। मूलतः ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस में भी पूछा जाता है और लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में भी पूछा जाता है। इसलिए सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लोक प्रशासन के अभ्यर्थियों के लिए। ये टॉपिक कई अलग अलग संदर्भों से पूछा जाता है। गवर्नेंस को लेकर इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट से और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी पूछा जाता है। तो आज समझेंगे हम गुड गवर्नेंस की परिभाषा क्या है, तात्पर्य क्या है इस गुड गवर्नेंस को लेकर। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों को समझेंगे, जैसे सुशासन के 9 सूत्र क्या हैं, स्मार्ट शासन की परिकल्पना क्या है, विश्व बैंक ने सुशासन को कैसे परिभाषित किया है और भारत में सुशासन को लेकर क्या क्या कह सकते हैं कार्य किए गए हैं, किस तरीके से सुशासन की परिकल्पना को प्राप्त करने को लेकर लगातार प्रयासरत किए हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं एक परिभाषा, एक डेफिनेशन। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थात एक स्पष्ट अवधारणा आपके पास होनी चाहिए। तो सुशासन का मतलब क्या होता है? देखिए, शासन क्या है? जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा, एक लोकतांत्रिक शासन की मैं बात करूं तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप, नियम कायदे कानूनों के अनुरूप कानून व्यवस्था को संचालित करना और लोगों के विकास के लिए कार्य करना है। गुड गवर्नेंस की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, जहाँ पर पारदर्शिता होती है, जहाँ पर नागरिक भागीदारी बढ़ती है, जहाँ पर सरकार जो होती है वो कम से कम अर्थात मिनिमम जो होती है वहाँ पर लोगों के द्वारा मैक्सिमम जो होती है गवर्नेंस की प्रक्रिया को संचालित करती है। एक तरीके से कहा जाए तो शासन मूलतः यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं को सम्मिलित स्वरूपों के नियमों के अनुरूप संचालित करती है। और जब इसमें पारदर्शिता, सुनता और जवाबदेहिता की प्रक्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं, जनता की भागीदारी बढ़ती है, तो इसे हम गुड गवर्नेंस की प्रक्रिया के साथ जोड़ देते हैं। इसी परिकल्पना को आगे चलकर 1997 में एक सम्मेलन होता है जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री और सचिवों वहां पर मिलते हैं। उनके द्वारा कुछ एक अच्छे अभिशासन, एक शासन किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके 9 सूत्र स्थापित किए गए। ये 9 सूत्रों के आधार पर ही वहाँ पे शासन को संचालित करने को आगे बढ़ाया गया। भारत में इस परिकल्पना के आधार पर क्या क्या चीज़ें विकसित हुई हैं, तो पहले मानकों को हम देख लेते हैं। मानक क्या थे? ये 9 जो सूत्र हैं, इन सुशासन के इस 9 सूत्र में पहला है नागरिक अधिकार पत्र एवं जवाबदेह प्रशासन। सिटीजन चार्टर की बात करता है, जिसके माध्यम से नागरिकों को किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसके साथ साथ उन्हें उन सारी चीज़ों को प्रदान करना। इसके अतिरिक्त जो प्रशासन वो कैसा हो? जवाबदेह प्रशासन, अर्थात वो जिस प्रकार के भी कार्यों का संचालन करता है उसके प्रति उसकी जवाबदेहिता होनी चाहिए। यदि वो गलत करता है, यदि वो अच्छा करता है, तो वहाँ पर उसकी जवाबदेहिता बननी चाहिए। दूसरा, प्रभावी व त्वरित लोक शिकायत निवारण। वर्तमान समय में यदि प्रशासन का काम है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लेकिन इन समस्याओं के समाधान में कई बार बहुत समय लगता है और इसके कारण जनता का जो जुड़ाव होता है प्रशासन के साथ वो बहुत कम होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभावी व त्वरित लोक शिकायत निवारण को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा है ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देना, अर्थात जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना, चाहे वो किसी प्रकार की अवसरणात्मक विकसित करने के लेकर व्यवस्थाएं करनी हो, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, जल, स्वच्छता, पानी इत्यादि को लेकर वहाँ पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना हो, सड़कों इत्यादि की मरम्मत करना हो। ये सारी चीज़ें अर्थात एक स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें उनकी आवश्यकताएं होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। और ज़्यादा सक्षम तभी बनाया जा सकता है जब उन्हें हम ज़्यादा अधिकार दें। इसलिए ग्रामीण व स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देने की भी यहाँ पर बात की गई।
चौथा है प्रवर्तित कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना व सरलीकरण करना। प्रवर्तित का मतलब बदलते हुए नए कानून। जो नए कानून बन रहे हैं उन नए कानूनों को क्या कितने सही हैं, कितने कारगर हैं, कितने उपयोगी हैं और कितने प्रभावी होंगे, इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। और समीक्षा के साथ साथ जब भी हम कानूनों को, नए कानूनों को लेकर आएँ तो वो कानून पिछले कानूनों की अपेक्षा ज़्यादा सरल होने चाहिए और लोगों को समझने में, लागू करने में भी उतने ही सरल होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर लोगों को यदि कानून समझ में नहीं आएगा तो वो उसका पालन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में वहाँ पर नागरिक और प्रशासन के मध्य जो एक समझदारी होती है, एक सामंजस्य हो सकता है, वहाँ पर भी कमी देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल की सरकार की बात करें तो बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किए गए, बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है। उन सारे कानूनों, एक्ट जो संशोधन लेकर आ रहे हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल आप उनका यूज़ कर सकते हैं। प्रशासन में प्रवर्तित कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और सरलीकरण चौथा हो गया। पांचवा क्या था? प्रशासन में पारदर्शिता होना। पारदर्शिता से क्या मतलब है? दो चीज़ें होती हैं। प्रशासन जो कार्य करता है यदि वो जनता के समक्ष उसे रखता है, अपनी कार्य प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, कोई कानून है तो वो उसके लिए कैसे दोषी हैं, जो दोषी होगा वो किन परिस्थितियों में होगा, उसके लिए क्या सज़ा, क्या प्रावधान है, कोई योजना आती है उसके लिए कितना फंड आया है, किस क्षेत्र के लिए आया है, ये सभी प्रकार के, अर्थात प्रशासन जिस तरीके से संचालित हो रहा है, जो कार्य नीतियाँ बन रही हैं, जैसे उसे लागू किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए लागू किया है, उन सभी प्रकार की जानकारी वहाँ पर जनता के समक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। और प्रशासन में जितनी पारदर्शिता होगी वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें उतनी ही कम होंगी। सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात जनता को यदि किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो कि जैसे कि मान लीजिए किसी को अपने किसी चीज़ को, नए प्रकार की प्रक्रियाओं को स्थापित करना है, मान लीजिए किसी को स्कूल बनाना है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मान लीजिए पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर उन्हें स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए क्या क्या मानक होते हैं, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी, तो मानक क्या है उसको पता करने के लिए मान लीजिए वहाँ पर अगर वो सूचना का प्राप्त करना चाहे तो सूचना का अधिकार उसके पास होना, अर्थात जो भी जानकारी उसे चाहिए किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार के संस्थान से, किसी प्रकार के डाटा की, वो वहाँ पर उनको सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद लोक सेवकों के लिए आचार संहिता, अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके का आचरण होना चाहिए, बिहेवियरल कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए। एक प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति किस प्रकार से अपने कार्यों का संचालन करेगा, जिसके साथ साथ वो अपने प्रशासन की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेगा और जनता को वहाँ पर जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई वो उनका भी निर्वहन किस तरीके से करेगा। तो एक प्रशासन में सम्मिलित होने के पश्चात एक प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से वहाँ पर उसका आचरण कैसा होगा, उसको लेकर उन्होंने लोक सेवकों के लिए एक आचार संहिता को भी बनाने की बात कही इस सम्मेलन में। भ्रष्टाचार से निपटने हेतु कार्मिकों के कार्यालय में स्थायित्व होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफ़र होना ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसलिए भ्रष्टाचार को यदि हम कम करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थायित्व देना चाहिए, जिससे वहाँ पर क्या होगा, वो उस क्षेत्र को समझेगा, उसके अनुसार योजनाएं बनाएगा और उन योजनाओं को पूरा करेगा, जिससे विकासिक प्रक्रिया बेहतर होंगी। ऐसा ना हो एक व्यक्ति आता है, योजनाएं बनाता है, उसे शुरू करता है लेकिन पूर्ण नहीं कर पाता, उससे पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। नया व्यक्ति आता है, वो दूसरी योजनाएं शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्षेत्रगत विकासक स्थितियाँ भी वहाँ पर पनपने नहीं पाती हैं। सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा वहाँ पर सेवाओं का विकेंद्रीकरण होगा उतना ही यहाँ पर अच्छा होगा। तो ये था 1997 में जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पर ये 9 सूत्र यहाँ पर प्रशासन के लिए, एक अच्छे प्रशासन के लिए वहाँ पर मानक सेट किए गए, 9 सूत्र बताए गए। आगे चलकर यहाँ पर देखिए, ये तो 1997 की ये घटना हो गई। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने भी अपने स्तर पर चीज़ों को परिभाषित करने को, इसके अच्छे गुड गवर्नेंस की परिकल्पना को परिभाषित करने की कोशिश की। इसी में वो एक चीज़ को परिभाषित करते हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट शासन। स्मार्ट शासन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, स्मार्ट का मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है, एस का मतलब स्मॉल, अर्थात नौकरशाही का आकार कम होना।
अर्थात संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी जितना कम होगा उतना ही प्रशासन के लिए अर्थात उसको संचालित करने में उतनी आसानी होगी। एम का मतलब मोरल, अर्थात यहाँ पर आपको प्रशासन में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिक नियमों का, नैतिक मूल्यों का समावेशन होना बहुत ज़रूरी है प्रशासन के स्तर पर। तीसरा बोलता है ए का मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जवाबदेहिता होनी चाहिए, लोक सेवाओं की जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। चौथा है रिलायबल, अर्थात यहाँ पर विश्वसनीयता की बात की गई है। जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास, जनता में प्रशासन के प्रति यहाँ पर विश्वास होना चाहिए। और पांचवा है टी का मतलब है कि आपको ट्रांसपेरेंट, अर्थात एक सरकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यों में पारदर्शिता लाना। तो एक स्मार्ट शासन की जो परिकल्पना है वो 5 शब्दों को मिलाकर बनती है। क्या क्या? स्मॉल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट। इस सम्मिलित स्वरूप को ही वहाँ पर एक स्मार्ट शासन की परिकल्पना कही गई, जिसके माध्यम से चीज़ें अर्थात जब संख्या कम होगी संचालन आसान होगा, संचालन आसान होगा, वहाँ पर उसके साथ साथ नैतिकता होनी चाहिए। परिस्थितियाँ कई बार बहुत डिफरेंस होती हैं और जब परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो वहाँ पर आपको कई बार नैतिक नियमों के अनुरूप भी निर्णय लेने चाहिए। थोड़ा बहुत इमोशनल इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए, एथिक्स आपके पास होनी चाहिए। कई बार कानूनन प्रक्रियाएं सही निर्णय लेने में बाधा भी उत्पन्न करती हैं, कई बार फ़ायदे उत्पन्न। तो किस तरीके से एक संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर भी काम करना है। अकाउंटेबल सबसे ज़रूरी एक पहलू अगर देखा जाए, जवाबदेहिता, अर्थात प्रशासन को या प्रशासनिक किसी अधिकारी को कोई भी कार्य सौंपा गया है, वो उस कार्य के प्रति अकाउंटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं, इसलिए उसका अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, उसे बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अकाउंटेबल होगा और पारदर्शी होगा तो प्रशासन उतना ही अच्छे तरीके से संचालित होगा। ये तो विश्व बैंक एक स्मार्ट शासन की परिकल्पना देती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विश्व बैंक यहाँ पर कुछ अन्य पॉइंट भी यहाँ पर देती है कि एक अच्छे शासन को लेकर, एक गुड गवर्नेंस को लेकर उन्होंने 7 अलग अलग पॉइंट और बताए। पहली पॉइंट उन्होंने बताया कि राजनीतिक जवाबदेहिता भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन को या कह सकते हैं प्रशासन का एक हिस्सा एक राजनीतिक स्तर भी होता है। जो हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका के जो सर्वोच्च स्तर पर लोग बैठते हैं वो राजनीतिक कहीं ना कहीं प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। तो उनकी भी जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए, उनके द्वारा लिए गए नीति निर्णयों पर की जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए कि आपने जो नियम बनाए हैं उससे कितना लाभ, कितना नुकसान अगर है तो वो उसके प्रति यहाँ पर कौन जवाबदेह बनेगा और कितना। दूसरा, प्रशासन में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, अर्थात आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों को वहाँ पर प्रशासन में सहभागिता करने की, संघ बनाने की वहाँ पे अनुमति होनी चाहिए, जिससे एक प्रशासन के स्तर पर जब अलग अलग वर्ग जब समूह जाति के लोग अगर सहभागी बनेंगे, उसका एक हिस्सा बनेंगे, तो वहाँ पर एक विकसित संस्कृति जन्म लेगी प्रशासन में और खुले विचारों के साथ, बेहतर नियमों के साथ एक अच्छा प्रशासन स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और शोषण से सुरक्षा भी यहाँ पर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए आप आयोग बना सकते हैं, इसके लिए आप वहाँ पर कानूनों को वहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। शोषण जैसे कि वहाँ पर दलितों का शोषण हो रहा है या फिर गरीबों का शोषण हो रहा है, तो वहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो उनके खिलाफ वहाँ पर उनके शोषण से किस प्रकार में सुरक्षा, उसके लिए कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की परिकल्पना को विकसित कर सभी के लिए वहाँ पर सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की उपलब्धता, कानून सभी को समान रूप से न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। और मानवाधिकारों की रक्षा, अर्थात हर एक व्यक्ति के अर्थात मानव को जो उसके मूलभूत जीवन से जुड़े हैं उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, रक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें वो अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहते हैं प्रशासनिक खुलापन व पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं कि प्रशासन नए प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित करने हेतु खुलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं रिजिड नहीं होना चाहिए, पारंपरिक मूल्यों पर ही उसे कह सकते हैं आश्रित नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से नई परिस्थितियां डेवलप हो रही हों, नई परिस्थितियां बदल रही हों,
तो खुलापन उसमें ये होना चाहिए कि वो नए परिस्थितियों के अनुरूप अपने कानूनों को भी परिवर्तित करने में वो सक्षम होना चाहिए, और जब वो इसे परिवर्तित कर रहा हो तो उसके साथ साथ वो पारदर्शी भी होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है। तो प्रशासन में खुलापन व पारदर्शिता होनी चाहिए। सार्वजनिक नीतियों का स्वतंत्र विश्लेषण होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि सार्वजनिक जो नीतियां हैं, यदि कोई आम व्यक्ति, जनता, विश्वविद्यालय, स्कूल, रिपोर्टर इत्यादि उसका कोई विश्लेषण करते हैं और नीतियां यदि नकारात्मक हैं, यदि कुछ नकारात्मक तथ्यों के बारे में बोला जाता है तो वहां पर उसको बैन कर दिया जाए, उसको अपनी जो बात कहते उससे वो रोका जाए। सरकार स्वयं अपने स्तर पर अपनी नीतियों का विश्लेषण तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर उसके नीतियों का स्वतंत्र विश्लेषण विश्वविद्यालय, स्कूल, व्यक्तिगत स्तर पर करने वालों को भी वहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य जो करते हैं उसको कितने बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, कितनी कम लागत में किसी कार्य को संचालित कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, कितने कम लोगों के साथ पूर्ण कर सकते हैं, और कितना किफ़ायती हो सकता है, कितना लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, कितने लंबे समय के लिए बनाया जा सकता है, इत्यादि चीज़ों को लेकर कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता की सुदृढ़ एक प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के सभ्य संगठनों व सरकार के मध्य सहयोग होना चाहिए। समाज के जो संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, सामाजिक संगठन हो सकते हैं, धार्मिक संगठन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो अलग अलग संगठन हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनका और सरकार के मध्य एक बेहतर सामंजस्य होने चाहिए। शिक्षा संगठन हो सकते हैं, शिक्षा को लेकर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो आप उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। उनके जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो सरकार ने उसके ड्राफ्ट को पब्लिक में रखा कि आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपने सुझाव रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जनता और सरकार के मध्य एक भागीदारिता बढ़ती है और ये एक बेहतर नीतियों के निर्माण में भी आपको सहायक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर समाज के सभ्य संगठनों के मध्य और जनता अर्थात सरकार के मध्य एक बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। एट द लास्ट बात करते हैं कि भारतीय प्रशासन में सुशासन को लेकर क्या क्या स्थितियां देखी जा रही हैं, क्या क्या हमने यहाँ पर अचीव किया है, क्या क्या हमने लागू कर लिया है। तो सबसे पहली बात, मंत्रियों व अधिकारियों के द्वारा संपत्ति की घोषणा। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहता है कि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो होते हैं इनकम जनरेट करते हैं, तो और अपने कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर यह अनिवार्य किया गया कि जो मंत्री होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो अपने अपने संपत्ति की घोषणा करेंगे, जिससे भ्रष्टाचार संबंधी जो स्थितियाँ होंगी उनका पता लगाना आसान होगा। दूसरा, अव्यवहारिक कानूनों की समाप्ति, अर्थात वर्तमान समय में ऐसे कानून जो 1950, 60, 1970, 80 या उससे पहले के भी कानून हैं जिनका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं है, उन आज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, ऐसे कानूनों को हमें समाप्त कर देना चाहिए और भारत सरकार ने ऐसे कई सारे कानून को पिछले सालों में ख़त्म भी किया है। लाइसेंस, कोटा, परमिट, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, जहां पर हर किसी भी प्रकार के काम करने को लेकर आपको लाइसेंस चाहिए था, सरकार ने सारी व्यवस्था ख़त्म कर दी है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर वहां पर खोल दिए हैं। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, अर्थात जो चेकिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी हर एक स्तर पर, अर्थात किसी चीज़ के अप्लाई करने से लेकर उसके निर्माण, उसके कार्य उत्पादन, जांच, हर स्तर पर लाल फीताशाही थी, अर्थात चेकिंग होती रहती थी, जिससे कामों में बहुत लेट लतीफ़ी होती थी, तो वहाँ पर उसको भी समाप्त कर दिया गया है। LPG रिफॉर्म्स के पश्चात यहाँ पर इन दोनों की यहाँ पर समाप्ति की गई। सूचना का अधिकार दिया गया कि जैसे हम कह रहे थे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पर जनता को ये अधिकार होना चाहिए, जनता किसी सरकारी कार्यालयों से सूचना का अधिकार होना चाहिए, तो सरकार ने यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सूचना का अधिकार दे दिया है। उसके अंतर्गत आप किसी भी विभाग, कार्यालय से किसी प्रकार की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद घाटे के उपक्रमों में विनिवेशीकरण, जैसे वर्तमान समय में बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा, जैसे एयर इंडिया हो गई, आपकी IDFC बैंक हो गए, तो यहाँ पर सरकार अपने ही
सरकारी ऐसे संस्थान जो कि घाटे में जा रहे हैं, जैसे सरकार को वहाँ पर मुनाफा नहीं हो रहा है, उसका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं संस्थानों को सरकार विनिवेशीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों को बेच रही है और उसके माध्यम से वहाँ पर जो इनकम हो रही है उसका अन्य एक अच्छे कह सकते हैं कि क्षेत्रों में निवेश करके नए रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। जनता शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल और ऐप, सरकार ने आज सभी जो विभाग हैं सभी विभागों के द्वारा अपने अपने स्तरों पर कई सारे पोर्टल वहाँ पर लॉन्च किए हैं, कई सारे वहाँ पर आपको ऐप लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। FIR भी आज ऑनलाइन हो गई है। एस्पायर जैसे कई सारे पोर्टल इत्यादि बनाए गए हैं, शिक्षा से रिलेटेड हो या मानव संसाधन से रिलेटेड हो या फिर आपको कृषि से रिलेटेड हो गया, उद्योगों से रिलेटेड हो गया। सरकार ने हर एक अलग अलग स्तर पर यहाँ पर कई सारे ऐप और पोर्टल लगा दिए हैं जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार की जानकारी हो, कोई सूचना, कोई जानकारी देनी हो सरकार को, कोई चीज़ उनसे पूछना हो, शिकायत करना हो, वो सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्रालय ऐप और पोर्टल के माध्यम से वहाँ अपनी शिकायतों को जब बता सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी शिकायत का निवारण भी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकारों का गठन, मानव के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वहाँ पर राष्ट्र के स्तर पर और साथ साथ राज्यों के स्तर पर भी यहाँ पर मानवाधिकार संगठनों को स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार की जांच व अंकुश हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, यदि मान लीजिए कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार या फिर कोई भी कर नेता जो होता है वहाँ पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है या उस पर आपको शंका होती है, तो ऐसे सभी प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है, जो कि मूलतः प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो होती है वहाँ पर जाँच पड़ताल करती है और उनके सजा प्रावधान जो भी सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पर करने का कार्य करती है। पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण, अर्थात स्थानीय स्तर पर ज़्यादा अधिकार प्रदान करने को लेकर, जिसके माध्यम उन्हें सशक्त बनाया जाए और वो स्थानीय स्तर पर विकासित परियोजनाओं को, कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। सामुदायिक सहभागिता हेतु NGO, सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं, कई सारी NGOs को वहाँ पर अपनी योजनाओं में ऐड किया जाता है। जैसे प्रथम है जो असर रिपोर्ट्स के माध्यम चीज़ों को संकलित करती है। इसी तरीके से कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो रिपोर्ट संस्थाएं हैं वो वहाँ पर कार्य करती हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इसके माध्यम से सरकार वहां पर देश में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को लेकर एक डाटा तैयार करती है, जिसके माध्यम से वहां पर उनका किसी भी प्रकार के अपराधियों या उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको रोका जा सके, उनका पता लगाया जा सके, सूचनाओं का साझाकरण किया जा सके और त्वरित गति से कार्यवाही की जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान की स्थापना यहाँ पर हैदराबाद में की गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अच्छा अभिशासन, गुड गवर्नेंस की स्थितियों को आज पढ़ा, उसके तात्पर्य को समझा, स्मार्ट शासन की परिकल्पना को समझा, भारत सरकार के 1997 में बनाए गए 9 सूत्रीय मांगों को देखा, विश्व बैंक की रिपोर्ट्स को देखा और वर्तमान समय में ये किस तरीके से लागू हो रही उसको भी मैंने देखा। यहाँ पर हर एक चीज़ के अपने एग्जाम्पल वर्तमान समय में आपके पास उपलब्ध हैं, करंट में आपको मिलता रहेगा और उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूचना के अधिकार से आप परिचित हैं। लाइसेंस कोटा 1990 में ही ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी। आप इसे इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। रही बात पोर्टल और ऐप, तो आप जितने भी संस्थान या विभागों के बारे में जो पढ़ते हैं वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको उसके अंतर्गत मिल जाती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यहाँ प्रशासन में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, पंचायती राज पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो अर्थात जीएस के अलग अलग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट जो करंट आता रहता है वही आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको लगे यहाँ पर करंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अन्य विषयों की आपकी जानकारी यदि है, अन्य विषयों का करंट आपका तैयार, तो उसी करंट को आप यहाँ पर अच्छे अभिशासन के संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, वहाँ पर स्टडी करेंगे। और आपकी मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोनों ही चीज़ें हम शुरू करेंगे। एक की तरफ आपका मेंस आंसर राइटिंग भी प्रारंभ किया जाएगा, दूसरी तरफ इसी तरह के टॉपिक्स भी हम यहाँ पर स्टडी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।